हेलो फ्रेंड्स, ट्रू अचीवर्स में मैं आपका वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मेरी इस पे क्वेश्चंस पे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के क्वेश्चंस पे लगातार वीडियोस आ रही हैं और मेरा कंटेंट यही है कि मैं अभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करूँ। पर अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छी वैकेंसीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज हम टाइम वेस्ट किए बिना सीधे सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आज भी मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। मैं धीरे धीरे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कवर करूंगी इसमें, जिससे कि आपके थ्योरी पोर्शंस के साथ साथ थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी तैयार हो जाए। सो गाइस, टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज आ मैंने पहले ही बताया था, जब फर्स्ट डे मैंने पढ़ाया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है जो एक अकाउंट होल्डर बनाता है। जैसे मैंने कहा था कि आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, या फिर आप एक कोई भी आप बिजनेस ऑपरेट करते हैं, या नॉर्मल भी आप चीज़ें ऑपरेट करते हैं, तो आप अपने पास कैश में चीज़ें रखते हैं, कैश की टैली रखते हैं कि मेरे पास कैश में ये चीज़ें हैं। फिर जब बैंक से आपके पास बैंक स्टेटमेंट आता है तो उससे टैली करते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ बैंक रिकंसिलिएशन इज स्टेटमेंट इज अ ऑप्शन है अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक खुद ही एक स्टेटमेंट है। वो ना ही किसी कैश का पार्ट है, कैश बुक का पार्ट है, ना ही बैंक बुक का पार्ट है, बैंक अकाउंट का पार्ट है, ना ही कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, बल्कि कैश बुक और बैंक अकाउंट उसके पार्ट हैं। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द दीज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A bank reconciliation statement is prepared with the help of। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसके हेल्प से बनता है? ऑप्शन नंबर ए, पासबुक और बैंक बुक ऑफ अ कैश बुक, पासबुक एंड कैश कॉलम ऑफ अ कैश बुक, ऑप्शन नंबर सी, कैश कॉलम ऑफ अ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक, या नन ऑफ दीज। सो पहले तो मुझे आप, जब मैंने समझाई थी बात, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था डे 1 में, तो मैंने बोला था आपके पास बैंक स्टेटमेंट होती है जिसे आप पासबुक बोल लो, जिसमें आपकी बैंक की डिटेल रहती है, आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, आपने उसमें से कितना पैसा निकाला, कितने को आपने पेमेंट किया, कितना आपने उसमें डायरेक्टली पेमेंट रिसीव किया। ठीक है, उसका मैच आप किससे करते हैं? जो आपने अपने पास कैश बुक बना रखी है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम बना रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ आपका पासबुक से और बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक से बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। मतलब टोटल बैलेंस जो पेमेंट है आपका किसका, कैश बुक का, वो अंडर कास्ट यानी कितने से कम दिखाया है आपने, 1,000 रुपये से कम दिखाया है। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज डेबिट बैलेंस ऑफ अ पासबुक, देन पहले बताओ कि हमारे बैंक में डेबिट बैलेंस चलता है कि क्रेडिट बैलेंस चलता है? सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा। हमारी पासबुक में जो भी प्रिंट आके आता है, जो भी हमारे स्टेटमेंट में प्रिंट होके आता है, दिस इज अवर क्रेडिट बैलेंस। और जब डेबिट बैलेंस की बात आ जाएगी, जब डेबिट बैलेंस की बात आ जाएगी तो समझ लेना कि ओडी की बात हो रही है, यानी ओवरड्राफ्ट की बात हो रही है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। उसने बोला कि टोटल पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक का जो टोटल पेमेंट साइड था, अंडर कास्ट मतलब कितने से कम दिखा रखा है, 1,000 रुपये से कम दिखा रखा है। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी अगर हम जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट करते हैं
उसका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब किसको बेस बनाया है। हम पहले क्या बताया था मैंने कि या हम कैश बुक को बेस बनाते हैं या हम पासबुक को बेस बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या बनाया है, बेस किससे बनाया है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हमारा क्या रखा है हमने, डेबिट बैलेंस ऑफ यानी ओडी को हमने पासबुक में जो ओवरड्राफ्ट है उसको बेस बनाया है। देन 1000 विल बी एडेड, 1000 विल बी डिडक्टेड, 2000 विल बी एडेड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका पहले करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1000 विल बी डिडक्टेड। क्या होगा, 1000 विल बी डिडक्टेड। क्यों, इफ द बैलेंस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट द एंट्री मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक, इफ द ओवर ड्राफ्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट इट विल बी एडेड टू द कैश बुक। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। When preparing a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per cash book, check issued but not presented within the period should be। अब बात करते हैं इस पे। अभी हमने बताया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बना रहे हैं वो किसको बेस पे रख के बना रहे हैं, कैश बुक को। किसको बेस पे रख के बना रहे हैं, कैश बुक को। अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड ऑफ द टाइम। अब आपने क्या किया, चेक इशू किया, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, जब आपने चेक इशू किया तो आपने अपने कैश बुक में से, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का चेक इशू किया, ठीक है, आपने तुरंत क्या किया, अपने कैश बुक में से 10,000 रुपये माइनस कर दिए। सपोज मिस्टर लाल कोई हैं जो अपने कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने 10,000 रुपये मिस्टर एक्स को चेक इशू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि भाई मैंने सीधे सीधे माइनस कर दिया अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए कि 10,000 रुपये मेरे कम हो जाएंगे अकाउंट से। लेकिन क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पैसे डिडक्ट नहीं हुए थे, जो आपने अपनी कैश बुक कम कर दी थी अब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने रुपए से कम की, 10,000 रुपये से कम की थी, तो 10,000 रुपये आपके पासबुक में एज इट इज दिख रहे हैं, 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, अभी उन्होंने पैसे नहीं निकाले हैं, चेक क्लियरिंग के लिए नहीं लगाया। तो क्या हुआ, आपने पर अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया। जब आपने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया है तो आपको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो 10,000 आपने अपनी कैश बुक में से माइनस करे थे उसमें उसको ऐड कर देंगे। आपको इतनी बात समझ में आई। तो जब भी इस तरह का होगा सिचुएशन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब चेक आपने इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा अमाउंट को कैश बैलेंस में ऐड करेंगे क्योंकि आपका बैंक बैलेंस में तो ऑलरेडी है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एडेड। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, अभी सबसे पहला क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाया था तभी बता दिया था आंसर, तो आई होप एवरीवन हैज गेस्ड द करेक्ट आंसर। ए, कस्टमर ऑफ द बैंक, बी, बैंक, सी, टैक्स अथॉरिटीज एंड डी, ऑडिटर। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये टैक्स अथॉरिटीज ऑडिटर का कोई रोल नहीं होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में आपके लिए, ठीक है, तो ये तो हट गए। बचे दो ऑप्शन, तो सबसे पहले मैं बता दूं करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर ऑफ द बैंक। हु विल मेक द कस्टमर ऑफ द बैंक, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ अ बैंक। भाई जिसका अकाउंट होगा बैंक में वही तो बना पाएगा, बैंक बैलेंस को मैच करेगा अपने कैश बुक से और बैंक बुक से, मतलब वही तो देखेगा कि मेरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टैली कर रहे हैं मेरे कैश और बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का या बैंक बुक का बैलेंस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। The debenture interest paid is recorded in which part of the final account of the limited company? डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है,
ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ द लिमिटेड कंपनी। पहले मैं बता दूं, आपका अगर कंपनी की बात करते हैं तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या रहता है, मैंने पहले दिन बताया था। शेयर्स कैप रहेंगे, डिबेंचर्स रहेंगे, लोन्स रहेंगे एंड करंट लायबिलिटीज यू हैव। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन पे आते हैं, पहली बात, अगर आपने डिबेंचर पे, जो आपने डिबेंचर्स लिए हुए हैं, कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए थे, जिसके बेस पे उन्होंने, कंपनी ने मार्केट से पैसा लिया था, अब उन्होंने उनको क्या पे किया है, डिबेंचर्स होल्डर्स को क्या पे किया है, इंटरेस्ट पेड किया है, तो वो अपने कौन से फाइनल अकाउंट में दिखाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगी, या फिर बैलेंस शीट में दिखाएगी। तो आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों भाई, जितने भी खर्चे होंगे इनडायरेक्ट, वो सारे किस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसे बेचारा किनारे हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस जाते हैं, फैक्ट्री में जो चीज़ें बन रही हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जाते हैं, कैरिज इनवर्ड आ जाएगा, ऑक्ट्राई आ जाएगा, सेल्स आता है, परचेज आता है, आपने वेजेस दिया है वो आ जाएगा। लेकिन 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 अगर सैलरी एंड वेजेस है देन इट शुड बी कम अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस पहले लिखा हुआ है, तो आपको किसमें जाएगा, ट्रेडिंग में। ये मैंने आपको बहुत पहले भी क्लियर किया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट आंसर, डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया है तो मेरा किसका पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not characteristics of the financial accounting? ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल एंड इज इंटेंडेड फॉर यूज ओनली बाय अ कंपनी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी, द इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ अ बिजनेस डिसीजन। Next, option number C, information used in a financial statements is prepared in a conformity with the generally accepted accounting principle. The information is developed primarily by private accountant, that is, accountants employed by the business organization. अब वो कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से हिस्सा नहीं है, किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कौन सी पॉइंट है जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, किसके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल एंड इज इंटेंडेड ओनली यूज ओनली बाय अ कंपनी मैनेजमेंट। नहीं, ठीक है, ये इसका पॉइंट नहीं है। इंफॉर्मेशन जो होती है सिर्फ कंपनी के लिए नहीं होती हैं, ठीक है, कंपनी को अपनी कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, अपने शेयर्स की वैल्यू, अपनी चीज़ों को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल एंड इंटेंडेड फॉर यूज ओनली बाय अ कंपनी मैनेजमेंट it is not a characteristics of the financial accounting. Now the next question. Closing stock shown in a trial balance is disclosed in a final accounts in, आते हैं क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आपका अकाउंट, फाइनल अकाउंट में डिस्क्लोज करते हैं, कहाँ पे करेंगे, आइए इसका कुछ पॉइंट्स आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ओनली डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली एसेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर क्लोजिंग स्टॉक फाइनल ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ठीक है, तो कहाँ आएगा, केवल डेबिट साइड, सॉरी, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनली असेट साइड। अगर ये चीज़, अगर सुनिए ध्यान से बात को, अगर ये आपका जो
क्लोजिंग स्टॉक होता, ये एडजस्टमेंट की एंट्रीज में आता, यानी ट्राई बैलेंस जो होता है उसमें शो नहीं हो रहा होता, तो मुझे अपना ट्रेडिंग में भी दिखाना पड़ता, इसको असेट साइड में भी दिखाना पड़ता, ठीक है, बैलेंस शीट में। अभी क्या कह रहा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक सोन इन अ ट्राई बैलेंस इज डिस्क्लोज इन अ फाइनल अकाउंट, तो कहाँ जाएगा, सीधे सीधे मेरा ये असेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस गिवन टू एम्प्लॉइज इज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एंड नन ऑफ द अबव। बोनस गिवन टू एम्प्लॉइज इज रिकॉर्डेड, तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज को बोनस दिया गया है, तो ये कैसे खर्चा है कंपनी के लिए, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोनस गिवन टू एम्प्लॉयज इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। The process of issuing a formal certificate of dishonor by notary public is to the holder of a bill is known as, option है noting, protesting, marking and endorsing। अगर क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ इशूइंग अ फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर बाय नोटरी पब्लिक टू द होल्डर ऑफ अ बिल इज नोन एज, the correct answer is option number B, protesting. Why? As per section 100 of the act define protest as when a promissory note or bill of exchange including a foreign bill has been dishonored by non-acceptance or non-payment, the holder may with a reasonable time cause such dishonor to be noted and certified by the notary public. Such certificate is called protest. So the correct answer is option number B, is protesting. आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन देख लेते हैं, लेजर, जर्नल, पोस्टिंग, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ तक थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी। सो अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप क्या कहते हैं, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे कि दे हैव अ इशू, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। सो इंग्लिश में किस किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, ग्रामेटिकल हो रही है या बोलने में हो रही है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इंग्लिश अपनी अच्छी करनी है देन यूट्यूब पे और भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, यू जस्ट गो फॉर दैट वीडियोज़। और न्यूज़, अगर आपको अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सुधारना है या अपनी एक्सेंट सुधारनी है या आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, सबसे अच्छा तरीका होता है आप सबटाइटल के साथ न्यूज़ सुना करें। इट इम्प्रूव योर इंग्लिश, और उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग मिल जाएंगे, ठीक है, आपको वोकेबुलरी मिल जाएगी विच हेल्प यू टू कम्प्लीट योर एग्ज़ाम। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको हेल्प करेगी। इवन यूपीपीसीएल में भी इंग्लिश है तो आपकी वोकेबुलरी से अच्छी हो जाएगी। सो न्यूज़ सुनिए, उससे कई सारे फ़ायदे होंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपकी करंट अफेयर्स मजबूत हो जाएंगे, एंड प्लस आपकी जो वोकेबुलरी है वो मजबूत हो जाएगी। एंड ग्रामर से पर्टिकुलर कुछ इश्यूज़ हैं तो आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं इंग्लिश की, आप उसे देख सकते हैं। सो अगर आपको इसी तरह किसी भी तरीके का कोई डाउट हो रहा है अकाउंट्स में, ऑडिट में, हिंदी में, ठीक है, या रीजनिंग में, तो आप मेरे से प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर विद यू ऑन
मैं सोच रही हूँ कि वैकेंसीज़ आई हैं कुछ अभी और अच्छी, देन आई ट्राई टू कवर दैट वैकेंसीज इन दैट वीडियो। सो गाइस मेरे साथ बने रहिएगा, एंड अगर आपको मेरी है वीडियोस हेल्पफुल है लग रही हैं सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने लोगों को हो सके मेरा चैनल शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।